जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 131 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप लोग गैस पेपर को पढ़ के इसका रिवीजन करके अपना एग्जाम जो है क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको इसको परचेज करना है तो आप 9580023321 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, सिंपली गूगल पे जाएंगे और आपको सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके भी आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, ठीक है। अब आपको सिंपली सर्च कोड पर क्लिक करना है। आपके जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के गैस पेपर आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब आपको सिंपली सर्च करना है बीपीएससी 131, ठीक है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में देखिए गैस पेपर मिल जाएगी। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको जो है परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसी नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, 9580023321, ठीक है। अब देखते हैं अपने प्रश्नों पर वापस चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी भारत के लोकतंत्र में कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में हमको यहाँ पे चर्चा करनी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। लोकतंत्र का अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता को शासन चलाने में भाग लेने का अधिकार होता है। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत और व्यापक है। इसकी कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इसे स्थिर और जनहितकारी बनाती हैं। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता की भागीदारी शामिल होती है, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है? हमारे जो लोकतंत्र में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का हर नागरिक वोट दे सकता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, कोई भी भाषा उसकी हो, या फिर कोई लिंग हो, या फिर उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, वो वोट दे सकता है। यह समानता का सबसे बड़ा उदाहरण है। हर नागरिक के वोट की कीमत बराबर होती है। इसके बाद हमारे लोकतंत्र में लिखित संविधान है। भारत के पास दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें देश की शासन की पूरी व्यवस्था लिखी हुई है। केंद्र व राज्य की शक्तियां निर्धारित हैं, नागरिकों के अधिकार, सरकार की संरचना आदि। ये संविधान लोकतंत्र का आधार है और सरकार को सीमित व जिम्मेदार बनाए रखता है, ठीक है। इसके बाद हमारे लोकतंत्र में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। ये सारे कुछ अधिकार हैं जिन्हें हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। ये अधिकार जनता को सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर देते हैं। अब देखते हैं हमारे लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी होते हैं। भारत में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाती है। इससे जनता को सही प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बनती है। इसके बाद हमारे लोकतंत्र में जो है बहुदलीय व्यवस्था देखने को मिलती है। भारत में कई राजनीतिक पार्टियां हैं। लोग अपनी पसंद की पार्टी या उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। इससे जनता के पास विकल्प होते हैं और सरकार एक तरफा नहीं बनती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे लोकतंत्र में सत्ता का विभाजन है। भारत में मुख्य तीन अंग हैं। पहला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन्हीं में जो है सरकार की शक्तियां बटी हुई होती हैं, ठीक है। इन तीनों की शक्तियां अलग अलग है ताकि कोई भी अंग ज्यादा शक्तिशाली ना बन सके, ठीक है। इसके बाद हमारे लोकतंत्र में जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारतीय न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और सरकार को भी गलत कदम उठाने से रोकती है। यह लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है। इसके बाद लोकतांत्रिक मूल्य और नागरिक सहभागिता। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सहिष्णुता, समानता, भाईचारे जैसे मूल्य लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं।
मीडिया, नागरिक समाज और आम लोग भी लोकतंत्र को सक्रिय रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। भारत का लोकतंत्र अपने संविधान, अधिकारों, चुनाव व्यवस्था, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के कारण मजबूत और जीवंत है। यही विशेषताएं भारत को एक सफल लोकतांत्रिक देश बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि भारत में लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हमारे भारत की लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, लिखित संविधान है, हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, बहुदलीय व्यवस्था है, और हमारे सरकार में सत्ता का विभाजन भी है, और स्वतंत्र न्यायपालिका है, और लोकतांत्रिक मूल्य और नागरिक सहभागिता भी जो है भारतीय लोकतंत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर का वर्णन कीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच क्या अंतर है। तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों शब्द अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। अक्सर लोग इन्हें एक जैसा समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता में यह दो अलग प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्थिक वृद्धि का क्या मतलब होता है। आर्थिक वृद्धि का अर्थ है किसी देश के उत्पादन में बढ़ोतरी, यानी देश कितनी मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं बना रहा है उसमें वृद्धि होना। इसे आमतौर पर जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद या फिर एनपी जैसे आंकड़ों से मापा जाता है। उदाहरण के लिए यदि भारत की जीडीपी इस वर्ष 6% बढ़ती है तो इसे आर्थिक वृद्धि कहा जाएगा। ठीक है, वृद्धि का मतलब है सिर्फ ज्यादा उत्पादन होता है, चाहे उस उत्पादन का लाभ समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे या फिर ना पहुंचे। ठीक है, इसमें केवल मात्रा पर ध्यान दिया जाता है, उत्पादन बढ़ा या नहीं, आय में वृद्धि हुई या नहीं। ठीक है, यानी कि आय की वृद्धि या आपकी हो या फिर मुकेश अंबानी को या फिर अडानी की हो, वो वृद्धि ही मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? आर्थिक वृद्धि ही मानी जाएगी। अब देखते हैं आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास एक व्यापक और गहरा शब्द है जिसका अर्थ है न केवल उत्पादन और आय में वृद्धि हो बल्कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, उसे हम लोग कहते हैं आर्थिक विकास। जैसे शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, रोजगार के अवसर बढ़ना, गरीबी कम होना, समानता बढ़ना, तकनीकी और सामाजिक प्रगति होना, ये सब क्या है? ये सब जो आपके हैं आर्थिक विकास के पहलू हैं। ठीक है, आर्थिक विकास लोगों की वास्तविक जीवन स्थितियों को बेहतर बनाता है। इसमें मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता को भी देखा जाता है। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी देश में उद्योग बढ़ गए और उत्पादन बढ़ गया है तो यह आर्थिक वृद्धि है। लेकिन यदि उसी देश में लोगों को अच्छी शिक्षा, साफ पानी, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलने लगे तो उसे हम लोग कहते हैं आर्थिक विकास। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास का क्या मतलब है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। संक्षेप में अगर हम लोग कहें तो आर्थिक वृद्धि सिर्फ अधिक कमाई या फिर अधिक उत्पादन है, वहीं आर्थिक विकास अच्छा जीवन है। दोनों जरूरी है, लेकिन वास्तविक प्रगति तभी होती है जब आर्थिक वृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास भी हो। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है जीएस मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यानी जीएस मिल ने जो है स्वतंत्रता की एक अवधारणा दी थी, एक परिभाषा दी थी, उसके बारे में चर्चा करनी है। ब्रिटिश दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अवधारणा प्रस्तुत की। मिल का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। उनके अनुसार जब तक किसी व्यक्ति का आचरण दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है तब तक उसे अपनी इच्छा के अनुसार जीने का पूरा अधिकार होना चाहिए। मिल क्या कहते हैं? मिल कहते हैं किसी समाज की प्रकृति के लिए जो है लिबर्टी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कहते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति का आचरण दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है तब तक उसे अपनी इच्छा के अनुसार जीने का पूरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं उन्होंने सिद्धांत दिया था स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत, जिसे हानि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मिल का सबसे प्रसिद्ध विचार हानि सिद्धांत। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल उस स्थिति में सीमित किया जा सकता है जब उसके कार्य से दूसरे को नुकसान पहुंचने की संभावना हो
यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं निर्णय लेता है, अपनी पसंद का काम करता है, अपनी इच्छा से सोचता है और बोलता है, तो राज्य या समाज को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि उसके कार्य समाज के किसी सदस्य को हानि पहुंचाते हैं, तभी कानून या समाज उसके आचरण को रोक सकता है। विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिल विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका तर्क है कि विचारों को दबाना मानवता की प्रगति को रोक सकता है। गलत विचार भी अभिव्यक्ति का अधिकार रखते हैं, क्योंकि उनसे बहस होती है और सत्य अधिक स्पष्ट होता है। सत्य हमेशा चर्चा और आलोचना से मजबूत होता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद व्यक्तित्व का विकास। मिल का मानना था कि हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है और उसे अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए। वे कहते हैं कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब लोग नए प्रयोग करते हैं, नए विचार लाते हैं और अपने जीवन से सीखते हैं। जब लोगों को अपनी क्षमता विकसित करने की स्वतंत्रता मिलती है, तभी समाज भी समृद्ध होता है। ठीक है। इसके बाद राज्य की भूमिका। मिल अत्यधिक सरकारी नियंत्रण के विरोधी थे। उनका विचार था कि राज्य केवल वहीं हस्तक्षेप करे जहां जनता को वास्तविक नुकसान से बचाना जरूरी हो। लोगों के व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक दखल उनकी स्वतंत्रता को कम कर देता है। अगला है आपका बहुसंख्यक का अत्याचार। मिल ने चेतावनी दी कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि समाज का बहुमत भी अल्पसंख्यक की स्वतंत्रता को दबा सकता है। इसलिए विचारों, जीवन शैली और आचरण की स्वतंत्रता पर समाज का दबाव भी गलत है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। जीएस मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा व्यक्ति की सोच, अभिव्यक्ति, कार्य और जीवन शैली की स्वतंत्रता पर आधारित है। उनका मुख्य संदेश है कि हर व्यक्ति को वही करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जो दूसरों की हानि ना पहुंचा सके। यह सिद्धांत आज भी लोकतंत्र और मानव अधिकारों की नींव माना जाता है। ठीक है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को वह करने का अधिकार है जब तक कि वह किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राजनीति में लैंगिक असमानताओं की व्याख्या कीजिए। यानी राजनीति में लैंगिक असमानता क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजनीति में लैंगिक असमानताएं का मतलब है कि पुरुषों और महिलाओं को राजनीति में समान अवसर, अधिकार और प्रतिनिधित्व नहीं मिलते हैं। समाज के कई हिस्सों में यह माना जाता है कि राजनीति पुरुषों का क्षेत्र है, जबकि महिलाओं को घरेलू काम और परिवार तक सीमित समझा जाता है। इस सोच के कारण महिलाएं राजनीति में पीछे रह जाती हैं। अब उसके क्या क्या कारण हैं जिसके कारण जो है लैंगिक असमानताएं होती हैं? सबसे पहला कारण है सामाजिक धारणाएं और मानसिकता। बहुत से समाजों में अभी भी यह धारणा है कि पुरुष बेहतर नेता होते हैं। महिलाओं को भावनात्मक कमजोर या राजनीति के लिए कम सक्षम माना जाता है। यह सोच उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने से रोकती है। परिवार भी कई बार लड़कियों को राजनीति में जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। शिक्षा और जागरूकता की कमी। कहीं महिलाएं पर्याप्त शिक्षा और राजनीतिक जानकारी न होने के कारण राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कई क्षेत्रों में अब भी कम है, जिससे उनका आत्मविश्वास और राजनीतिक भागीदारी प्रभावित होती है। इसके बाद तीसरा कारण है आर्थिक निर्भरता। राजनीति में आने के लिए धन की जरूरत होती है। चुनाव प्रचार करना, यात्रा करना और अन्य खर्चे काफी अधिक होते हैं। कई महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होती हैं। उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, इसलिए वे चुनाव लड़ने में पीछे रह जाती हैं। राजनीतिक पार्टियों में कम अवसर मिलना। अधिकांश राजनीतिक पार्टियां पुरुष प्रधान हैं। वे महिलाओं को टिकट देने से हिचकिचाती हैं। जो महिलाएं राजनीति में आती भी हैं, उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण पद या फिर निर्णय लेने का अधिकार कम ही मिलता है। घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ। महिलाओं पर घर और बच्चों की जिम्मेदारी अधिक होती है। काम और घर दोनों संभालने के कारण उनके पास राजनीति के लिए पर्याप्त समय नहीं बचता है। पुरुषों के मुकाबले उनका सामाजिक दबाव भी अधिक होता है। सुरक्षा और हिंसा का डर। कई बार राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को धमकी, हिंसा या शोषण का सामना करना पड़ता है। यह भय उन्हें राजनीति में आने से रोकता है। इसके बाद है प्रतिनिधित्व की कमी। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कम होने से संसद और विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व भी कम रहता है। जब निर्णय लेने वाली जगहों पर महिलाएं कम होंगी, तो महिलाएं से जुड़े मुद्दे भी कम उठेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो राजनीति में लैंगिक असमानताएं समाज की सोच के कारण, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, पार्टी राजनीति
सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का परिणाम है। यदि महिलाओं को समान अवसर, शिक्षा, सुरक्षा और राजनीतिक समर्थन दिया जाए तो वे भी पुरुषों की तरह राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। ऐसी समानता से राजनीति अधिक न्यायपूर्ण, संतुलित और समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली बन सकेंगी। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि जो है राजनीति में लैंगिक असमानताएं क्यों होती है, उसके क्या कारण हैं। तो सबसे पहला कारण था सामाजिक धारणाएं और मानसिकता, यानी कि समाज में अभी धारणा बनी हुई है कि राजनीति सिर्फ जो है पुरुषों के लिए बनी हुई है। इसके बाद शिक्षा और जागरूकता की कमी, कई महिलाएं पर्याप्त शिक्षित नहीं है और वो इतनी जागरूक भी नहीं है। इसके बाद आर्थिक निर्भरता, मतलब कि महिलाओं के पास इतने पैसे नहीं है, वो अपने पति पर निर्भर है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाती है। राजनीतिक पार्टियों में कम अवसर, यानी जो हमारी पार्टियां हैं उनमें महिलाओं को कम अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ, यानी वो घर का भी काम कर रही हैं, बाहर का भी काम कर रही हैं। इसके बाद उनके पास जो है राजनीति के लिए समय नहीं बचता है। इसके बाद सुरक्षा और हिंसा का डर, कई बार राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को धमकी मिलती है, उनके साथ हिंसा होती है और उनको शोषण का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जो है प्रतिनिधित्व की कमी, चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कम होने से सांसद और विधानसभा में भी उनका जो है प्रतिनिधित्व कम होता है। निर्णय लेने वाले जगह में महिलाएं कम होंगी तो महिलाओं से जुड़े मुद्दे भी कम उठेंगे। ठीक है, तो कारण थे जिसके कारण जो है राजनीति में लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो ये आपके पेपर कोड बीपीएससी 131 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपकी दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है।